अब तंत्रक एंड अपतानक के साथ में क्या है कि आपके कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं इस पर, और ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं अब तंत्रक एंड अपतानक में। तो कन्वल्जिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि इसमें कन्वल्जन्स आते हैं, तो इस पर अधिकतर आपके पास शॉर्ट नोट आएंगे, थोड़ी सी आवाज़ ऊपर से आएगी, काम हो रहा है। तो प्रधानतः मानस रोग नहीं है, पर तब पर भी इनका क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा शास्त्र है आयुर्वेद, उसमें वात व्याधि के साथ में प्रकरण में आता है। तो ये चीज़ें भी कभी कभी आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पूछी जाती हैं कि जो अपतंत्रक और अपतानक है प्योर मानस रोग है कि क्या है। तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम इसको कन्वल्जिव डिसऑर्डर समझते हैं और ट्रीटमेंट में उस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम क्या कर देंगे कि मानस रोग है, पर प्योर नहीं है। हमारे जो शास्त्र में इसका वर्णन है वो वात व्याधि के साथ है। तो आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके वाइवा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मानस रोगों में अपस्मार के समानता थी। अपस्मार में आपको याद है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए, सर्टन इंटरवल के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से स्मृति का लॉस हो जाता है। स्मृतिर अपगमम जो था अपस्मार की परिभाषा थी, तो पूरी तरीके से स्मृति का लॉस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कुछ टाइम के लिए, तो इस वजह से कहते हैं। अपतंत्रक के लिए वर्ड यूज़ होता है हिस्टीरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा होती है। या हिस्टीरिया का मतलब ये भी होता है कि पेशेंट बहुत ऊंचाई से भी गिरता उड़ता है तो चोट नहीं लगता, या बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं ना कि वो ड्रामा कर रहा है। जैसे मान लो उसने खाई है नॉर्मल पिल्स और आपको बोल दे कि मैंने ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स ले ली है। अटेंटिव डिसऑर्डर मीन्स अटेंशन पाने के लिए, या कुछ भी इस तरह की चीज़ों के लिए। इस तरह के पहले पेशेंट्स काफ़ी आते थे, अभी भी कुछ लोग हो जाते हैं। और कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये कम एज में होता है, कई बार जैसे उसके केस में बोलते थे कि फीमेल्स की शादी हो जाती तो ठीक हो जाता है, कई बार ओल्ड एज की पेशेंट के साथ में भी होता है। आज ही मुझे एक लोग की हिस्ट्री मिली तो उसमें इस तरह की चीज़ें थी। शी इज़ अ 60 ईयर ओल्ड लेडी, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, तो उस एज में भी हो सकता है। तो बहुत सारे जो भी इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं मानस लेवल पर, समझिए। हालांकि मानस लेवल पर जितनी व्याधियाँ होती हैं, पहले पीछे से आपकी पाचन विकृति वगैरह होता है, अवर सत्व होता है, सारी चीज़ें तो उन लोग के साथ होता है। और कई बार अधिक एज में भी हो सकता है, कम एज में भी हो सकता है, और इसीलिए इसमें काउंसलिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो बार बार आक्षेप आना, अर्थात कर्मजन आने वाले रोग को आक्षेपक कहते हैं। तो आक्षेपक में क्या है, बार बार आक्षेप आना, दैट इज़ आक्षेपक हो गया, ठीक है। अपतंत्रक का आपका पता ही है कि स्टीरिया वाला शब्द के लिए अपतंत्रक वर्ड यूज़ होता है। तो जब विकृत वायु सभी धमनियों को आक्रांत करती है तो पुनः पुनः आक्षेप आते हैं। वस्तुतः आक्षेप एक लक्षण है जो मेजॉरिटी व्याधियों में पाया जाता है, दैट इज़ योसा अपस्मार। योसा अपस्मार मतलब वही हिस्टीरिया के लिए, इन द केस ऑफ योसा मीन्स लेडीज़ के लिए वो यूज़ होता है। एपिलेप्सी के केस में हो सकता है, टिटनेस है, टिटैनी है, मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस के पेशेंट को भी कन्वर्जेंस आते हैं, पता ही होगा या देखा होगा आप लोगों ने तो मालूम होगा। जब मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है, या जिसको ब्रेन फीवर वगैरह के लिए टर्मिनोलॉजी जो होती है, सेरेब्रल ट्यूमर्स के केस में होता है, हाइड्रोसिफेलस वगैरह के केस में होता है। जब कन्वर्जन आप याद रखोगे एक चीज़ तो वहाँ से बहुत अच्छे से याद रखा। इक्लिम्सिया प्रोक्लिम्सिया की अगर बात करूँ तो इक्लिम्सिया में हो जाता है, इस मीन्स की फीमेल मतलब आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। यूरेमिया वगैरह अगर जो है यूरिया की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड में, तो उसकी वजह से अल्कोहलिज्म में भी होता है। ये सब सारे को जानते हो। तो आक्षेपक रोग 4 प्रकार का होता है। कफान्वित वातजन आक्षेपक, पित्तान्वित वातजन, क्योंकि वात व्याधि के साथ है तो वातजन नहीं है, केवल वातजन आ सकता है, और अभिघात जाता है मीन्स ट्रामा के अगेंस्ट भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इनमें दोषों की प्रकृति के हिसाब से कफान्वित होगा तो पक्का सी बात है कफ का लक्षण वाला होगा। पित्तान्वित में पित्त भी इन्वॉल्व होगा, और उस हिसाब से जिस हिसाब से आप निदान करोगे उस हिसाब से चिकित्सा करेंगे। जैसे अगर हमें कफ के लक्षण बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो पक्का सी बात हम कफ शामक आहार विहार देंगे। अगर पित्त के लक्षण ज़्यादा मिल रहे हैं तो पित्त शामक आहार विहार देंगे, चिकित्सा करेंगे। तो इसमें सामने अपतंत्रक से हिस्टीरिया और अपतानक से टिटनेस के लक्षणों की। टिटनेस में भी आपको पता है कि धनुष जैसा बॉडी मुड़ जाता है, जो हम लोग अपने आयुर्वेद में पढ़ते थे। तो प्रकपित वायु जो है हृदय संघ प्रदेश का उत्पीड़न करता है, उससे आक्षेप या मूर्छा आता है। तो अपतंत्रक के केस में श्वास कष्ट होगा, पेशेंट आपके सामने शो करेगा कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। संज्ञा नाश भी होता है, कई बार कुछ चीज़ें नहीं पता चलती, कंठकुजन एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है, स्तब्धता होती है, निमिलक मतलब आंखें बिल्कुल अलग टाइप की बथराई सी रखती हैं। दृष्टि संस्तम होता है, मतलब दृष्टि का पथरा जाना, बिल्कुल आंख जैसे लगेगा स्टेशनरी हो गई है। और संज्ञा नाश है, कंठकुजन है। मुक्ते नरम स्वास्थ्यम जाति, जैसे ही वो आक्षेपक का बेग जाएगा उसके बाद इंसान आपको ठीक ठाक से नजर आएगा, मूर्छा होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें अपतंत्रक अपतानक वगैरह में होती हैं, ठीक है। तो अपतानक के केस में 3 तरह का अपतानक है, दंडातारण, धनुस्तंभ और अभिघात। इस तरह के भी कंडीशंस मिलते हैं, और वो आपने आईसीयू वगैरह के पेशेंट्स देखे होंगे तो देखेंगे, अदरवाइज़ सिंपली सिर्फ पढ़ लेना पड़ता है।
फिर इसका क्या है कि आगे मानस रोग के प्रकरण में अब तंत्र को रोग का है, तो तनु विस्तारे धातु से तंत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। तनु मतलब तंत्र का मतलब होता है जिसमें विस्तार किया गया, तो शरीर को भी तंत्र कहा गया। जैसे आपको चरसूत्र 12 दैट इज वात कला का अध्याय है जो उसमें कहा गया ना वायुस्तेन्द्र धरा, मतलब इस शरीर को जो है धारण जो हमारा है वायु जी करते हैं। तो वायु को इसलिए वहाँ पर ही वर्ड है वायु स्वयंभू भगवान, तो वहाँ पर वायु के लिए भगवान वर्ड का मतलब है। तो सुश्रुत के अनुसार कुपित वायु स्वस्थान बस्ती में उठेगी, ऊपर की ओर जाएगी, हृदय संक मतलब ऊपर की तरफ जाएगी तो अनेक अंगों में आक्षेप का कन्वर्जन करती है, जिससे रोगी को मूर्छा आ जाती है। और जब उसका मूर्छा का वेग जाएगा तो हृदय फिर नॉर्मल सा हो जाएगा, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। मतलब नॉर्मली भी आप देखते हैं जिनको कन्वर्जेंस वगैरह आते हैं नॉर्मल कंडीशन में, अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि पेशेंट बीमार है, लेकिन जब आक्षेप आएगा जिसको दौरे आएंगे तो उस वक्त ही समझ में आता है। तो कफान्वित भी है, पित्तान्वित भी है, प्योर भी है और अभिघातज भी है। ये 4 तरह के हैं। तो कई बार ये सब टाइप वगैरह पूछा जा सकता है या आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो रट लीजिएगा। तो इसमें भूमि बीज न्यायानुसार है, उसमें फिट्स वगैरह आते हैं, मतलब उतना जब सारे दोष का पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा कुपित। आप सिंपल वर्ड में समझो कि हमें इतनी सी चीज़ चाहिए थी तो इतने सारे इकट्ठे हो गए दोष, तब उसके बाद में उसका अटैक आया। तो दैट इज़ भूमि बीज न्यायानुसार कि जैसे भूमि में बीज बोया जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें फल फूल आते हैं, तो दैट इज़ नोन एज भूमि बीज न्याय। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसे सिंपल पूछा जा सकता है कि भूमि बीज न्याय वगैरह का कहाँ पर या किस डिसीज से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, फिर चिकित्सा वही करेंगे, हमेशा सत्वावजय होगा, सात्विक आहार विहार होंगे, शांत वातावरण में रहना है, जप ध्यान धैर्य में दर्शानायत के प्रयोग है। सबसे पहले अब तंत्र की चिकित्सा। अब तंत्र के केस में बात करो, हिस्टीरिया के केस में, तो वहाँ पर देखना पड़ता है कि पेशेंट को किन चीज़ों से तकलीफ है, तो थोड़ा सा उनको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एक बच्ची के केस में हमें इस तरह की चीज़ें मिल रही थी, तो वहाँ पर था कि भाई वो पढ़ना लिखना चाहती थी और भाई बहन दूर थे, वो नहीं थी, तो हुआ कि भाई इसको भी आप हॉस्टल में डालिए, भी अपना कुछ पढ़े लिखे, और माँ बाप से चूँकि अगर पेरेंट्स से नहीं पढ़ रहा तो थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाए, मतलब पेरेंट्स भी ज़्यादा नहीं बोले। कई बार बच्चे क्या होता है ना, गलतियाँ करते हैं और मानते नहीं हैं, तो उस केस में सिंपल सा तरीका होता है कि कई बार छोड़ दो तो इंसान धीरे धीरे अपने आप समझता है। तो निदान परिवर्जन है, सात्विक आहार विहार व्यवस्था है, सत्वावजय करना है, आश्वासन आदि पूर्वक आश्वासन वगैरह देना है, दैवपाश्र चिकित्सा, मंत्रमणि, ये सब बलि, मंगल होम, ये सब सारी चीज़ें, प्रायश्चित, प्रश्न, सब कुछ कराना पड़ेगा। उसके अलावा युक्तिपाश्र चिकित्सा में आप स्नेहन, स्वेदन, वमन आदि शोधन, मतलब वमन, विरेचन, पंचकर्म, बस्ती, जो सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं, शिरोधारा, सिरबस्ती, नशे आदि कर्म। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो वमन कराओगे, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो विरेचन कराएंगे, और प्योर वातेज रहेगा तो पक्का सी बात है उसमें बस्ती ज़्यादा देनी पड़ेगी। और दिमाग को शांत रखने के लिए सिरोधारा, सिरोबस्ती, नशे आदि कर्म कराया जा सकता है। पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी कम है तो आप इसको सिरोपीछू अभ्यंग वगैरह भी बोल सकते हो, उसके घर वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि शिरोधारा के लिए फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। हालांकि कई सारे लोग फिर घर में भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। शिरोधारा में एक बात बताऊं कि कई सारी जगह सिर्फ शिरोधारा आप प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हो। अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप इन चीज़ों से भी कर सकते हो। अदरवाइज़ तक्र वाली धारा है, बट तक्र वाली धारा में आमलकी का काढ़ा बना करके दिया जाता है। ऐसे नहीं होता कि प्योर अकेले सिर्फ आपने तक्र बनाया और उसे धारा दे दिया। ठीक है, तो अमलकी हमारे यहाँ बयास्थापना नाम कह सकते हैं, रसायन है, बहुत बढ़िया काम करती है, इसलिए अमलकी का यूज़ करते हैं। आप उसमें अमलकी के साथ में चाहो तो एसटी मधु भी डाल सकते हो। पेशेंट को देख रहे हो कि उसकी बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल का कोऑर्डिनेशन या आपस में ही पेशेंट की कई चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर अमलकी यूज़ करते हैं। औषध प्रयोग में मेदर रसायन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि पेशेंट अगर लोअर कंडीशन में फील कर रहा है, मतलब लो पड़ा हुआ है, कम का ज़्यादा प्रभाव है, तो आप वहाँ वचा वगैरह देंगे, संज्ञा स्थापन। जहाँ पर पेशेंट बहुत हाइपर है तो आप वहाँ पर ब्राह्मी वगैरह इस तरह की चीज़ें देंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा था। इसके बाद अभी हम लोग दूसरा चैप्टर करते हैं, ये काफ़ी छोटा था।